चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ईआर डायग्राम टू रिलेशनल मैपिंग पढ़ी थी, समझ में आई थी सबको? किसी को डाउट था? सर पिछले क्लास में नहीं दिख रहा था सर कुछ भी बोर्ड। ठीक है, अगर मैंने ये ईआर डायग्राम बनाया है, स्टूडेंट वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स वर्क्स ऑन सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट वन में रखा है रोल नंबर विच इज प्राइम एट्रिब्यूट, स्टूडेंट नेम सैम ब्रांच, और प्रोजेक्ट वन में रखा है प्रोजेक्ट नंबर विच इज प्राइम एट्रिब्यूट, प्रोजेक्ट नेम एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स वर्क ऑन ए सिंगल प्रोजेक्ट, सो इट इज मैनी टू वन फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोजेक्ट, और एक हमने रखा है डिस्क्रिप्टिव एट्रिब्यूट विच इज मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने ईआर डायग्राम उसका बनाया जो हम अभी तक डेटाबेस हम लोग क्या करते थे, क्रिएट करते थे, हम दो टेबल बनाते थे, एक बनती थी हमारी स्टूडेंट और एक हमारी बनती थी प्रोजेक्ट, क्लियर है? तो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या रखते थे, मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूं। यहाँ पे हमारी दो टेबल बनेगी, एक तो बनेगी हमारी स्टूडेंट विथ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम सैम ब्रांच, ब्लर हो रहा है, क्लियर? स्टूडेंट विथ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम सैम ब्रांच। प्रोजेक्ट के लिए हम करते हैं प्रोजेक्ट विथ प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें प्राइमरी हो गई प्रोजेक्ट नंबर, इसमें प्राइमरी हो गई रोल नंबर। अब हमें क्या करना है, वर्क्स को मेंटेन करना है। तो मैनी स्टूडेंट्स वर्क्स ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑरेंज की इंसर्ट करेंगे इसमें स्टूडेंट में प्रोजेक्ट नंबर, और जो भी डिस्क्रिप्टिव एट्रिब्यूट है वो भी हम क्या करेंगे इसमें इंसर्ट कर देंगे। सो दिस प्रोजेक्ट नंबर जो है, दिस प्रोजेक्ट नंबर इज एन ऑरेंज की व्हिच रेफर्स टू दिस प्रोजेक्ट नंबर, क्लियर है? तो ये हमारा था ईआर डायग्राम रिलेशन मैपिंग करने के बाद जो एक्चुअल टेबल हम लोग अभी तक जो हम लोग बनाते आ रहे थे, यही टेबल बनाते आ रहे थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट व्हिच इज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनॉमलीज। तो सपोज करो कि इस पूरे ईआर डायग्राम को मैंने एक ही टेबल बनाई और उस टेबल का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट प्रोजेक्ट, यार स्टूडेंट प्रोजेक्ट। अब इस स्टूडेंट प्रोजेक्ट में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन रख दी मैंने, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या क्या रखी मैंने, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम सैम ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर, पी नेम एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। 6 स्टूडेंट्स रखे मैंने, 6 स्टूडेंट्स के मैंने पूरे रिकॉर्ड्स रखे, और 3 मेरे पास क्या थे, प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट को मैंने रखा है, क्लियर है? तो सबसे पहला जो इसमें ड्रॉबैक है इस पर्टिकुलर डिजाइन में, वो पहला ड्रॉबैक क्या दिख रहा है हमें, अगर मैं टेबल बना रहा हूं जिसमें मैंने सारे के सारे एट्रीब्यूट रख दिए हैं, तो इसमें प्राइमरी की क्या होगा, प्राइमरी की क्या होगा, रोल नंबर, क्लियर है? रोल नंबर ये है ऐसा जो यूनिक आइटम है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं प्रोजेक्ट नंबर को यूनिक बना सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि 121 मेरा क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, 122 भी रिपीट कर रहा है, 123 भी रिपीट कर रहा है, क्लियर है? तो अब मेरे पास क्या है, प्राइमरी की है मेरे पास, सपोज करो रोल नंबर, क्लियर है? मैंने इसे प्राइमरी की बना दी रोल नंबर। तो सबसे पहली ड्रॉबैक जो इसमें है वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी। व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? Data redundancy is the duplication of the data. अब डेटा डुप्लीकेशन क्या आ रहा है, 121 P110, 121 P110 दो बार रिपीट कर रहे हैं, 122 P220, 122 P220 ये भी दो बार रिपीट कर रहा है, और 123 P330, 123 P330 ये भी हमारा क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब जब मैं 121 की रो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये दो इन्फॉर्मेशन भी उनके साथ अटैच करनी पड़ रही है। और स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैनी स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं तो ये मेरी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो पहला ड्रॉबैक तो आ गया हमारे पास, वो आ गया है डेटा रिडंडेंसी, क्लियर है? अब डेटा रिडंडेंसी आ गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हमारे पास इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनॉमलीज आ सकती है। क्या होती है अभी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट एनॉमलीज, एक एक करके हम
देखते हैं। क्लियर? तो अभी सपोज करते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं और इन स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स में हमने क्या किया है, ये डिटेल्स हमने रखी है। क्लियर है? अब सपोज करो कि मेरे को क्या करना है, मुझे एक स्टूडेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, सपोज करो कि मेरे को नया स्टूडेंट इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा रोल नंबर 7, एक यूनिक रोल नंबर दूंगा उसको। 1 2 3 4 5 6 तो मैं दे नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, रोल नंबर 7। सपोज मैंने नेम डाला दिनेश, सपोज फाइल CSE। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मान के चलता हूं मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दी नल नल नल, और मार्क्स भी उसका नल हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो वर्क कर ही नहीं रहा है। जब प्रोजेक्ट में वर्क नहीं कर रहा है तो उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा स्टूडेंट में इंसर्ट कर पा रहा हूं विदाउट अ प्रोजेक्ट। That means we can insert a student without a project. We can also insert a student with a project. अगर मैं रोल नंबर 7 को 121 के साथ एसोसिएट कर दूं तो मैं कर सकता हूं। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 121 P1 and 10। ठीक है, 121 P1 10 मुझे क्या करना लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो वर्क कर रहा है। क्लियर? अब ये हो गया कि मैं स्टूडेंट पे इंसर्ट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अब सपोज करो कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए को इंसर्ट ना करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्रोजेक्ट इंसर्ट करना चाहता हूं। क्लियर है? मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक प्रोजेक्ट इंसर्ट करूं। प्रोजेक्ट का जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए P4, सपोज 40 डेज, और यहां पे होना चाहिए 124। ठीक है, सो आई हैव टू इंसर्ट 124 P4 40। क्या मैं इंसर्ट कर सकता हूं, क्या मैं इंसर्ट कर सकता हूं? आंसर चाहिए मुझे। क्या मैं इंसर्ट कर सकता हूं? नो सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर प्राइमरी की रोल और वो नल नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी की जो है नल हो नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे नल वैल्यूज को इंसर्ट, यहाँ तो मैं नल इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन प्राइमरी की मैं नल इंसर्ट नहीं कर सकता। तो पहले एनोमली आई insertion only. We cannot insert a project without a student. Clear? But we can insert a student without a project, but we cannot insert a project without a student. मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मुझे उसका स्टूडेंट एसोसिएट करना पड़ेगा। जबकि जब हम दो टेबल बना रहे थे तो दो टेबल में हमारे पास क्या था कि एक प्रोजेक्ट टेबल अलग थी, स्टूडेंट टेबल हमारी अलग थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में मैं 124 P4 40 में इंसर्ट कर सकता था। अगर उस प्रोजेक्ट में कोई स्टूडेंट अलॉट होता है तो मैं उसमें अलॉट कर दूंगा एज एन फॉर्मेट में। ठीक है, तो उस केस में उस डेटाबेस डिजाइन में कोई फ्लॉ नहीं था। लेकिन इस पर्टिकुलर डेटाबेस डिजाइन में एक एनोमली आ गई, इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली क्या है? वी कैन नॉट इंसर्ट अ प्रोजेक्ट विदाउट अ स्टूडेंट। क्लियर है? तो इंसर्शन एनोमली समझ में आ रही है? किसी को डाउट? अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सेकंड देखते हैं डिलीशन एनोमली। क्लियर है? सेकंड देखते हैं डिलीशन एनोमली। ठीक है, अच्छा डिलीशन एनोमली के पहले सपोज करते हैं कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं 121 122 123। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 रोल नंबर 1 जो वर्क कर रहा है 121 में वर्क कर रहा है, ये 122 में, ये 123 में, ये 121 में, फिर ये 122, और ये भी मेरा सपोज करो कि 122 में काम कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा 122 P220। क्लियर है? अब सपोज करो कि मैं रोल नंबर 1 को डिलीट करता हूं। सपोज राम कॉलेज छोड़ के चला गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी रो डिलीट करूंगा। रो कैसे डिलीट करूंगा? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम इज स्टूडेंट प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राम या रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैंने रोल नंबर इक्वल टू 1 की रो डिलीट की तो डिलीट होना मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी रो डिलीट होना। ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई, मेरी डिलीट हो गई। ठीक है, अब रोल नंबर 1 जो वर्क कर रहा था वो P1 में वर्क कर रहा था।
प्रोजेक्ट P1 में वर्क कर रहा था, अब P1 प्रोजेक्ट अभी भी मेरे पास डेटाबेस में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई मेरी। लेकिन सपोज करो कि रोल नंबर 3 अगर कॉलेज छोड़ के जा रहा है तो वो डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी रो डिलीट होगी मेरी। ठीक है, मतलब अगर मोहन कॉलेज छोड़ के जा रहा है तो ये इंफॉर्मेशन भी लॉस हो जा रही है इस प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट मेरा डेटाबेस से ही लॉस हो गया। क्लियर है, तो दिस इज नोन एज डिलीशन एनोमली। अभी डिलीशन एनोमली क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था जो उसमें वर्क कर रहा था, इस प्रोजेक्ट में एक ही स्टूडेंट वर्क कर रहा था, वो स्टूडेंट चला गया, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी मेरी क्या हो गई, लॉस हो गई। क्लियर है, अगर P1 प्रोजेक्ट का स्टूडेंट चला जाता है तो P1 में और भी लोग हैं वर्क करने वाले, P2 प्रोजेक्ट वाला स्टूडेंट जा रहा है तो P2 में और भी लोग हैं वर्क करने वाले। लेकिन P3 में क्योंकि एक ही स्टूडेंट वर्क कर रहा था, अगर वो स्टूडेंट छोड़ के चला गया तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, इंफॉर्मेशन लॉस हो गई। कौन सी इंफॉर्मेशन, मेरा प्रोजेक्ट P3 जो है वो लॉस हो गया, अब वो प्रोजेक्ट P3 में डेटाबेस में है ही नहीं। क्लियर है, सो दिस इज नोन एज डिलीशन एनोमली। क्लियर है, अब ये डिलीशन एनोमली भी इस रिलेशन में आ रही है। अगर मैं दो रिलेशन बनाता तो अगर मोहन छोड़ के जाता तो उसके सिर्फ फॉरेन की डिलीट करनी पड़ती 123, और 123 P3 30 तो मेरा प्रोजेक्ट रिलेशन में रहता, मुझे सिर्फ स्टूडेंट रिलेशन से डिलीट करना पड़ता, प्रोजेक्ट से मैं डिलीट रहता ही रहता, वो उसको तो डिलीट नहीं करता मैं, वहां से डिलीट तब मैं करता जब वो प्रोजेक्ट मेरे साथ चला जाता। क्लियर है, अब थर्ड देखते हैं, अपडेट एनोमली। अगेन सपोज करते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन है, ये इंस्टेंस है जिसमें 6 स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अभी हम देख रहे हैं कि राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी, पिंकी 6 स्टूडेंट्स हैं। राम जो वर्क कर रहा है P1 में, श्याम P2 में, मोहन P3 में, गोपाल P1 में, रिंकी P2 में और पिंकी भी P2 में। मतलब P1 में 2 लोग वर्क कर रहे हैं, P2 में 3 लोग वर्क कर रहे हैं और P3 में एक ही स्टूडेंट वर्क कर रहा है। क्लियर, अब सपोज करो कि P1 और P2 जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट में है दोनों। ठीक है, अब P1 और P2 पे दोनों P1 में वर्क कर रहे हैं, राम एंड गोपाल। ठीक है, इन दोनों की नहीं बन रही है। राम होता है कि मैं P1 प्रोजेक्ट में आप वर्क नहीं कर सकता, मैं P2 प्रोजेक्ट में स्विच कर जाता हूँ, तो उसे क्या चेंज करना पड़ेगा, उसे ये तीनों इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 122 P2 और 20। क्लियर है, तो ये अपना प्रोजेक्ट चेंज कर पा रहा है, जब चेंज कर रहा है तो तीनों इंफॉर्मेशन उसे चेंज करनी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि मोहन जो P3 में वर्क कर रहा था, ठीक है, मोहन इज द ओनली स्टूडेंट हु वर्क्स ऑन P3, अब ये अपना प्रोजेक्ट चेंज करता है, सपोज ये भी बोलता है कि मैं P2 में वर्क करूं, तो ये भी क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा 122 P2 और 20। ठीक है, अब P2 में वर्क करने वाले 5 स्टूडेंट हो गए, लेकिन अब P3 की इंफॉर्मेशन मेरी फिर से लॉस हो गई। क्यों, क्योंकि वही एक प्रोजेक्ट में वही एक स्टूडेंट था जो वर्क कर रहा था, P3 में यही एक स्टूडेंट था जो वर्क कर रहा था, इसने अपना प्रोजेक्ट चेंज किया, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन ही लॉस हो गई। क्लियर है, जबकि अगर मैं 2 टेबल बना रहा था, अगर मैं 2 टेबल बना रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, ये सिर्फ फॉरेन की को चेंज करता, मेन टेबल में जो प्रोजेक्ट टेबल रहती है उसमें तो सेम ही रहता। ठीक है, वहां पे वो 123 P3 30 रहता ही रहता, वो 123 जो यहाँ पे रेफर कर रहा था, वो 123 फॉरेन की में जो थी उसको क्या करता, 122 कर देता। कौन, मोहन, बाकी कोई चेंजेस नहीं था, तो उसमें कोई एनोमली नहीं थी, लेकिन इसमें एनोमली आ गई है। क्लियर है, या हम ऐसा भी देखें, अगर अभी देखिए P2 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, अब 5 स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं किसमें, P2 में। अब मुझे P2 की कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी है कि P2 का मैं सपोज डेडलाइन एक्सटेंड करता हूं, तो उसका ड्यूरेशन जो है 20 डेज से ना होकर उसको मैं 25 डेज करता हूं, 5 दिन का एक्सटेंशन दे रहा हूं, तो मुझे 5 एडिशनल रो को मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 जगह है, वो एक में नहीं कर सकता मैं। अगर मैं एक में कर रहा हूँ कि सपोज राम का ड्यूरेशन मैं एक्सटेंड कर दूं कि तुम 25 दिन में कंप्लीट करो, बाकी लोग को मैं बोलूं कि तुम 20 दिन कंप्लीट करो, तो ये तो डेटाबेस बना इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ गया। क्योंकि मैं अगर आगे चल के पूछूं कि P2 का ड्यूरेशन क्या है, तो कोई बोलेगा 20 दिन, कोई बोलेगा 25 दिन।
ये भी एक इनकंसिस्टेंसी हो गई, क्लियर है। सो दिस इज नोन एज बैड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, क्लियर है। तो दिस इज कंसीडर्ड एज बैड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, और इसी को हमें सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन, ये एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन, क्लियर है। सो नॉर्मलाइजेशन, अब आप डेफिनेशन लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन की, मिटाऊं मैं इसको मिटाऊं। सर वो लास्ट एग्जांपल दिए थे जो अपडेट अनोमली में, अपडेट एनोमली, वो एक बार दोबारा वो बताएंगे क्या? अपडेट एनोमली देखते हैं फिर से। अपडेट एनोमली के पहले हम देखते हैं कि अभी हमारे पास जो है P1 में 2 स्टूडेंट वर्क कर रहे थे, P2 में 3 स्टूडेंट वर्क कर रहे थे, P3 में एक ही स्टूडेंट था जो था मोहन, ठीक है। अपडेट एनोमली 2 टाइप के होते हैं। पहला तो ये कि अगर मैं राम का प्रोजेक्ट चेंज कर दूं P1 से P2, तो P2 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई अपडेट, लेकिन P1 की इंफॉर्मेशन मेरी लॉस नहीं हुई, क्योंकि P1 में अभी भी एक स्टूडेंट वर्क कर रहा है, तो मेरा ये प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में अभी भी है, लॉस नहीं हुई है, क्लियर है। बट अगर मोहन जो है वो अपना अगर प्रोजेक्ट चेंज करता है, मोहन जो है P3 में वर्क कर रहा था, अगर वो चेंज करके वो P2 में चला जाए कि मुझे P2 में वर्क करना है, तो P3 की इंफॉर्मेशन चले गई। क्यों? क्योंकि P3 में एक ही स्टूडेंट था जो वर्क कर रहा था, ठीक है, मोहन ही था जो उसमें वर्क कर रहा था। अब मोहन ने अगर अपना अपडेट किया कि मेरा भी प्रोजेक्ट अपडेट कर दीजिए, तो P3 की इंफॉर्मेशन मेरी लॉस्ट होगी, क्लियर है। सेकंड देखते हैं कि अब P2 में जो है 5 स्टूडेंट हैं, अगर मैं इसको अपडेट नहीं करूं तो 4 स्टूडेंट्स तो हैं, ठीक है। अब अगर राम चाहता है कि P2 का ड्यूरेशन एक्सटेंड हो, ठीक है, तो बाकी प्रोजेक्ट मेंबर्स को भी अपना ड्यूरेशन एक्सटेंड कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो डेडलाइन मिलता है प्रोजेक्ट एक ही साथ जमा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये लोग अलग जमा करेंगे, ये लोग अलग जमा करेंगे। तो मुझे सभी में 25 करना पड़ेगा, 20 की जगह 25, ठीक है। अब अगर मैं एक कि चलो अपडेट टेबल नेम सेट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 25 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो मैं रोल नंबर के बेसिस पे अपडेट कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। P2 में कभी 25 दिखा रहा है, P2 में कभी 20 दिखा रहा है, तो ये डेटा मेरा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कल को अगर कंपनी वाले पूछे कि इस P2 का ड्यूरेशन कितना है, तो कभी आप बोल रहे हैं 20, कभी आप बोल रहे हैं 25, तो ये तो गलत हो गया। जबकि डेटा क्या होना चाहिए, एक ही डेटा मिलना चाहिए, P2 में एक ही डेटा मिलना चाहिए, एक ही ड्यूरेशन मिलनी चाहिए, क्लियर है। सो दिस इज नोन एज अपडेट एनोमली, क्लियर है। यस सर। चलिए अब इसको मिटाते हैं। साइड बाय साइड आप नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन लिखिए। सुन पा रहे हैं, डेफिनेशन में लिखा सकता हूं, तो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन। सुन पा रहे हैं? देखिए, नॉर्मलाइजेशन इज एन प्रोसेस ऑफ taking a problem. Normalization is a process of taking a problem and decompose it into 2 or more relations. Normalization is a process of taking a problem relation and decompose it into 2 or more relations to minimize insertion, updation and deletion anomaly, to minimize insertion, deletion and update anomalies, eliminating data redundancy, while ensuring data integrity. ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, नॉर्मलाइजेशन के टर्म। सो नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ
टेकिंग अ प्रॉब्लम रिलेशन जो था हमारे पास अभी आया था, एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट टेबल थी हमारे पास जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इंसर्शन डिलीशन अपडेट होनी आ रही थी। सो टेकिंग अ प्रॉब्लम एंड डिकम्पोज इट इनटू 2 और मोर रिलेशंस, मतलब हमारे पास एक रिलेशन है और इसको मैं क्या कर रहा हूं, 2 और मोर रिलेशंस में मुझे क्या करना है, डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करना मतलब उसको तोड़ना है 2-3 रिलेशन में, ठीक है। और 2-3 रिलेशन में तोड़ के उसमें प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन करके उनको मैं क्या करूंगा, रिलेट करूंगा, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस है, हम क्या करेंगे, उनको रिलेट करेंगे, ठीक है। सो टेकिंग अ प्रॉब्लम रिलेशन एंड डिकम्पोज इट इनटू 2 और मोर रिलेशंस टू मिनिमाइज what insertion deletion and update anomalies। मिनिमाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसको पूरी तरह आप खत्म नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं तो एनोमली आएगी ही आएगी। अगर पूरी तरह आप कंप्लीट कर दें तो उसके बाद जो आपका जो डेटाबेस बनेगा ना, वो डेटाबेस में इतने सारे ज्वाइन लगेंगे कि फिर उसके बाद आपकी क्वेरी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। क्लियर है? इसलिए जितना मिनिमाइज आप कर सकें उतना हमें मिनिमाइज करना है। क्लियर है? टू मिनिमाइज इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज, एलिमिनेटिंग डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। अब डेटा रिडंडेंसी मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है मतलब डेटा मेरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जितना कम से कम डुप्लीकेट मैं रखूं उतना हम क्या करेंगे, डेटा रिडंडेंसी को एलिमिनेट करते जाएंगे, व्हाइल इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। अब डेटा इंटीग्रिटी मुझे इंश्योर करना है मतलब अगर मेरा आर में जो इंफॉर्मेशन मेरी क्या हो रही थी, डिपिक्ट हो रही थी, वो R1, R2, R3 का अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो सेम इंफॉर्मेशन मुझे मिलनी चाहिए। क्लियर है? सेम इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए मतलब कोई एक्स्ट्रा टुपल्स नहीं मिलनी चाहिए या कोई टुपल्स का लॉस भी नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, जो हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में आगे तक। लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन मतलब जितने भी डिकम्पोजिशन मेरे होने चाहिए, मैं R को R1 R2 में तोड़ूं या R को R1 R2 R3 में तोड़ूं, अगर मैं इन तीनों रिलेशन को ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास ओरिजिनल रिलेशन मिल जाना चाहिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मिटाऊं इसको, मैं मिटाऊं? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी तक जो टेबल बनाते आ रहा था, मैं क्या बना रहा था, 2 टेबल बना रहा था। एक बना रहा था मैं स्टूडेंट विथ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड P नंबर, और दूसरा बना रहा था मैं प्रोजेक्ट विथ प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, ड्यूरेशन 121, 122, 123। यहाँ पर भी हम लिख रहे थे 121, 122, 123, 121, 122, 123। ये हमारा रहा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा था, जब मैं इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन कर रहा था, तो मुझे वही 6 रोज मिल रही थी जो 6 रोज मेरे स्टूडेंट प्रोजेक्ट में थी। यही वर्क हो रहा था 121, 121, 121, 121, 2 रो मिली, 121, 122, 121, 122, 2 रो मिली, 123, 123, 123, 123, 2 रोज इसकी मिली। तो 121 के लिए 2 रोज, 122 के लिए 2 रोज, 123 के लिए 2 रोज, टोटल 6 रोज मिल रही थी। और वही टेबल मिलेगी जो मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, मतलब वो जो टेबल थी मेरी, वो थी अननॉर्मलाइज्ड टेबल थी। उस टेबल को मैंने क्या किया, नॉर्मलाइज किया और मैंने 2 टेबल बनाई। ठीक है, 2 टेबल बनाई और एक में मैंने क्या किया, P नंबर को मैंने बनाया प्राइमरी की, दूसरे में मैंने बनाया फॉरेन की जो इसको रेफर कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज गुड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। 2 टेबल में जो हम बना रहे हैं गुड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, और वो जो था वो मेरा प्रॉब्लमिस्टिक था, उसको मैंने क्या किया, प्रॉब्लम हटा के मैंने क्या किया, ये डेटाबेस बनाया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि अगर मेरे पास ER डायग्राम पहले से मौजूद है और मैं क्या कर रहा हूं, जो एल्गोरिथम पिछली क्लास हमने पढ़ा, उस एल्गोरिथम के थ्रू अगर मैं डेटाबेस डिजाइन कर रहा हूं तो मैं ये 2 टेबल बना रहा था। देखिए 1 to many रिलेशनशिप है, तो 1 की प्राइमरी की जा रही थी एज एन फॉरेन की इधर, और जितने भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट थे वो भी जा रहे थे इधर। तो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी आ गया, फॉरेन की भी आ गई जो इसको रेफर कर रही है।
ठीक है। अगर मैंने इस पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस सॉरी इस पर्टिकुलर ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट किया अगर, तो मेरे जो टेबल्स हैं वो 3NF तक मेरे क्या हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे। क्लियर है? 3NF तक मेरे क्या हो जाएंगे, वो टेबल्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। क्लियर है? अब 3NF तक हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मुझे नॉर्मलाइजेशन जनरली नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं करना पड़ेगा मतलब इंडस्ट्री में 3NF तक ही यूज होता है, उसके आगे यूज नहीं होता है, तो मुझे जनरली नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है, तो अगर उस प्रॉब्लमेटिक रिलेशन में अगर मुझे आगे चल के कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब मैंने प्रॉब्लम रिलेशन बनाया, अपने मन से कोई डेटाबेस बनाया और डेटाबेस में मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग कर दी कि मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, और आगे चल के मैं उसमें प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू उस प्रोजेक्ट को मैं इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ इंसर्शन ओनली, मैं बिना स्टूडेंट अलॉट किए मैं प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहा हूं, तो ये तो बड़ा बड़ा फॉल्ट हो गया आपके एप्लीकेशन का। तो उस एप्लीकेशन में जो डेटाबेस है उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है। क्लियर है? तो वो हो जाएगा फिर मेरा बॉटम अप अप्रोच, ये हो जाता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच कि पहले मैं ईआर डायग्राम बनाऊं और फिर मैं टेबल बनाऊं, ये हो गया मेरा टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम अप क्या हो जाएगा कि मेरे पास पहले से डेटाबेस है, उसको अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि इसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, तो वो हो जाएगा मेरा नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है? मैं इसको ही मिटा देता हूं। तो अब लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो इसमें लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू क्रिएट relations in which every dependency is on the key, the whole key, and nothing but the key. The objective of normalization is to create relations in which every dependency is on the key, comma the whole key and nothing but the key. तो ये जो पर्टिकुलर हमने ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। ये बोलता है कि एवरी डिपेंडेंसी इज ऑन द की, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। Here, this is the requirement of first normal form. The whole key is the requirement of second normal form, and nothing but the key. This is the requirement of BCNF. Clear है? तो ये डिपेंडेंसी होता क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको देखेंगे। मिटाऊं इसको, मैं मिटाऊं, लिखिए मिटाऊं कि फोटो खींच के भेजूं मैं इसका? इरेज कर दो सर। लिख लिए ना? चलिए नेक्स्ट ये भी लिख लीजिए, लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसके लिए कुछ ऐसा डायग्राम बना लीजिए।
This is 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5th NF, तो देखिए सबसे ऊपर मैंने लिखा 1NF, फिर उसके अंदर लिखा मैंने 2NF, फिर उसके अंदर लिखा मैंने 3NF, उसके अंदर लिखा BCNF, उसके अंदर लिखा 4NF, फिर लिखा 5th NF which is also known as PJNF, and last one is 6NF which is also known as BKNF. Here is the 1NF means first normal form, second normal form, third normal form. BCNF stands for Boy's Code Normal Form. So BCNF means Boy's Code Normal Form. तो दो साइंटिस्ट हैं बॉयस एंड कोड, इन्होंने मिलकर बनाया बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट वन इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म व्हिच इज नोन एज PJNF. So PJNF stands for Project Joint Normal Form. Project Joint Normal Form. And last one is BKNF, which is Domain Key Normal Form, which is the ultimate normal form, domain key normal form. अपने सिलेबस में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक हम पढ़ेंगे, ठीक है. अपने सिलेबस में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक ही है, 5th NF 6th NF हमारे कोर्स में नहीं. अब ये डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया है और उसको मैंने लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन लिखा है, ठीक है. इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि a relation schema capital R is in second normal form if it is already in first normal form. ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही हमने क्या लिखा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म लिखा है. मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई रिलेशन है मतलब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. 3NF में अगर कोई है तो मतलब वो 2NF में ऑलरेडी है. BCNF में कोई है मतलब वो 3NF में ऑलरेडी है. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई है तो मतलब वो BCNF में ऑलरेडी है. फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर है तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी वो रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पार कर चुका है, तब हम 5th NF में उसको जाते हैं. तो ये हो गया लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन. क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, which is very important topic, which is functional dependency. Functional dependency, which is denoted by X determines Y. दिख रहा है सबको ये? X determines Y. ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और इसको पहले तो कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिना FD पहचाने हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन पढ़ ही नहीं सकते. क्लियर है? तो आप लिखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन. लिखेंगे a functional dependency
denoted by x determines y, so functional dependency denoted by x determines y, where x and y are subsets of capital R, or where x and y are the subsets of capital R, it specifies a constraint. It specifies a constraint where, or it specifies only constraint on a possible relation state small r of capital R, and the constraint is that if two tuples T1 and T2 exist with the following properties. Now the property is T1 of x is equal to T2 of x. That means T1 of y is equal to T2 of y. T1 of x is equal to T2 of x, then T1 of y is equal to T2 of y. Or in other words, if two tuples agree on their x values, they must agree on their y values. Two tuples agree on their x values, then they must agree on their y values. देखिए आप लोगों ने जिसको नहीं दिख रहा है मैंने फोटो खींच के डाल दिया है, वहां से देख के लिख लेंगे। तो डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली है, मिटाऊं मैं? यस सर। यस सर। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल। सपोज करो कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है with following records: roll number, student name, SEM और branch। ठीक है, रोल नंबर दिया मेरे पास 1 2 3 4 5 4। यहाँ पे दिया मैंने राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी और गोपाल। ये दिया मैंने 3 5 7 5 3 5। ब्रांच में लिख रहा हूँ मैं CSE, IT, मैथ, IT। क्लियर है? अब मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल दी हुई है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट टेबल में एक भी की नहीं है। मैं गारंटी बोल सकता हूं कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। कैसे बोल सकता हूं मैं? कोई बता सकता है क्या?
कि टेबल नहीं दिख रही? रोल नंबर भी रिपीट हो रहा है। हाँ, रोल नंबर मेरा रिपीट हो रहा है, 44 गोपाल गोपाल भी रिपीट कर रहा है, 55 भी रिपीट कर रहा है, 80 भी रिपीट कर रहा है। ठीक है। अगर मेरे पास टेबल दी हुई है, मेरे टेबल में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं फ्रॉम सीइंग द इंस्टेंस ऑफ द टेबल, मैं ये बोल सकता हूं कि इस पे कोई भी प्राइमरी की नहीं है। क्लियर है? प्राइमरी की इसमें एक भी एट्रीब्यूट नहीं है, ये मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि रोल नंबर रिपीट कर रहा है, नेम भी रिपीट कर रहा है, सेमेस्टर भी रिपीट कर रहा है, ब्रांच भी रिपीट कर रहा है, उनका कॉम्बिनेशन भी रिपीट कर रहा है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरा चेंज करते हैं। अगर मैं आखिरी वाली रो डिलीट कर दूं, ठीक है, अगर मैं आखिरी वाली रो डिलीट कर दूं, यहां पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 रामश्याम मोहन गोपाल गंकी, 3 5 7 5 3 CSE CSE IT IT मैथ। ठीक है। अब मैं इसमें से बोल सकता हूं कि रोल नंबर मेरा क्या है, प्राइमरी की हो सकता है। मैं हो सकता है बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि रोल नंबर मेरा प्राइमरी की है। वो तो मैं तब तक नहीं बोल सकता जब तक कि इसमें रिलेशन में पहले से ना बोल दिया। ठीक है। अगर रिलेशन में पहले से बोल दिया गया हो कि प्राइमरी की इज योर रोल नंबर, प्राइमरी की इज योर रोल नंबर, ठीक है, अगर मेरा प्राइमरी की रोल नंबर पहले से बोल दिया गया है, इसका मतलब ये है कि मैं इस रोल नंबर से मैं किसी भी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता हूं। कैसे डिटरमाइन करूंगा? मैं लिखूंगा एसक्यूएल क्वेरी का लिखूंगा मैं सेलेक्ट, और जो भी मुझे डिटरमाइन करना है, मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए, मुझे सेमेस्टर चाहिए, मुझे उसका ब्रांच चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट where roll number that is equals to 1 और 2 और 3 जिस भी स्टूडेंट का मुझे निकालना है। तो मैंने यहाँ लिखा है रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। तो रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मुझे नेम क्या मिलेगा? मुझे नेम मिलेगा राम। सेमेस्टर क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3। ब्रांच क्या मिलेगी? मुझे मिलेगी CSE। क्लियर है? दैट मीन्स अगर मुझे रोल नंबर की वैल्यू मिल जाए तो मैं उसका नेम, उसका सेमेस्टर, उसका ब्रांच मैं यूनिकली बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइमरी की दी हुई है। क्लियर है? मुझे क्या दिया है? प्राइमरी की दी हुई है ना। प्राइमरी की दी हुई है तो मैं लिख सकता हूं कि रोल नंबर अगर मेरी प्राइमरी की है, सो आई कैन राइट रोल नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम, रोल नंबर determines semester, roll number determines branch। मैं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रोल नंबर मेरा रिपीट करेगा ही नहीं। क्लियर? रोल नंबर मेरा रिपीट करेगा ही नहीं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि रोल नंबर मेरा स्टूडेंट नेम भी डिटरमाइन कर सकता है, सेम भी डिटरमाइन कर सकता है, ब्रांच डिटरमाइन कर सकता है। कैसे डिटरमाइन कर रहा है? उसके लिए हमने क्या लिखा है? क्वेरी लिखी है। हमने लिखा है सेलेक्ट स्टूडेंट नेम सेम ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। रोल नंबर 1 का मैंने नेम निकाला और सेमेस्टर निकाला और ब्रांच निकाली, तो यूनिक वैल्यू मिल रही है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है ना। अगर रोल नंबर 1 में अगर मुझे 2 वैल्यूज मिल रही है तो वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया पहला तरीका कि अगर मुझे प्राइमरी की पहले से दी हुई है, प्राइमरी की दी हुई है, रोल नंबर है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट नेम भी डिटरमाइन कर सकता है, सेमेस्टर भी डिटरमाइन कर सकता है, ब्रांच भी डिटरमाइन कर सकता है। और ऑब्वियसली रोल नंबर तो रोल नंबर को डिटरमाइन करेगा ही, करेगा ना कि नहीं करेगा? अगर मैं बोलूं कि सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो क्वेरी हालांकि आउटपुट दे देगी 1, लेकिन इट इज एन इलॉजिकल क्वेरी। मैं इनपुट में ही 1 दे रहा हूं, आउटपुट में मेरा 1 आ रहा है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने का मतलब है क्या? क्वेरी एग्जीक्यूट करने का मतलब ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन क्वेरी एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि 1 उस टेबल में 1 प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर वेयर क्लास में रोल नंबर इक्वल टू 1 लिखा है, रोल नंबर 1 ही नहीं है,
तो आउटपुट तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं रोल नंबर 1 प्रेजेंट है और रोल नंबर इक्वल टू 1 लिखता हूँ और मैं रोल नंबर ही निकाल रहा हूँ तो आउटपुट तो मेरा 1 ही आएगा, 1 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 1 मेरा रिपीट करेगा नहीं। अगर 1 रिपीट करेगा तो मल्टीपल टाइम्स 1 आएंगे, लेकिन प्राइमरी की में अगर मैंने वेयर क्लॉज लगाया है तो प्राइमरी की मेरा रिपीट करता नहीं है, तो मेरा हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू ही मिलेगा। क्लियर है? तो अब अगर मेरे पास प्राइमरी की नहीं दी है, अब सपोज करो कि मुझे ये इंस्टेंस दिया हुआ है और इस इंस्टेंस में मेरे पास प्राइमरी की नहीं दी हुई है। अब प्राइमरी की नहीं दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। हिट एंड ट्रायल लगा के मैं क्या करूंगा, मैं जनरेट करने की कोशिश करूंगा कि इसमें प्राइमरी की कौन सी हो सकती है। तब प्राइमरी की कौन सी हो सकती है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट कीज की। क्लियर है? कि ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट कीज हैं जो प्राइमरी की हो सकती हैं। क्योंकि प्राइमरी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि प्राइमरी की इज एन कैंडिडेट की which is chosen by database designer as a principal means of identifying a record uniquely। मेरे को यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए था तो मैंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से मैंने क्या किया, एक को बना दिया प्राइमरी। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ प्राइमरी की नहीं दी हुई है तो हम गैस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्राइमरी की है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो निकालेंगे कि whether roll number determines student name or not, roll number determines SAM or not, roll number determines branch or not। क्लियर है? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि रोल नंबर जो है बाकी 3 एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहा है क्या। अगर वो कर पा रहा है तो रोल नंबर कैन बी अ कैंडिडेट की। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 एक भी वैल्यू मेरी रिपीट नहीं कर रही है। रिपीट नहीं कर रही है मतलब ये तीनों की तीनों फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी क्या होगी, होल्ड करेगी। ठीक है? और आई कैन से वन ऑफ द कैंडिडेट की ऑफ माय रिलेशन इज रोल नंबर। क्लियर है? अब मैं चेक करता हूं कि वेदर स्टूडेंट नेम इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन और नॉट। तो मैंने इस इंस्टेंस से निकाला कि राम, श्याम, मोहन, गोपाल, रिंकी। एक भी वैल्यू मेरी क्या हो रही है, रिपीट नहीं कर रही है। एक भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट नेम कैन डिटरमाइन रोल नंबर, स्टूडेंट नेम कैन डिटरमाइन सेमेस्टर, स्टूडेंट नेम कैन डिटरमाइन ब्रांच। क्लियर है? तो ये तीनों मेरा क्या होगा, ये भी तीनों मेरा होल्ड करेगा। सो सेकंड कैंडिडेट की इज स्टूडेंट नेम, क्योंकि मेरा वो भी मेरा क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। क्लियर? अब देखते हैं वेदर सेमेस्टर डिटरमाइंस रोल नंबर, स्टूडेंट नेम्स और ब्रांच और नॉट। ठीक है? तो सेमेस्टर में देखते हैं हम लोग, अब 3 मेरा रिपीट कर रहा है। क्लियर है? 3 मेरा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अब हम चेक करते हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वेदर सैम कैन डिटरमाइन रोल नंबर और नॉट, सैम कैन डिटरमाइन स्टूडेंट नेम और नॉट, एंड सैम कैन डिटरमाइन ब्रांच और नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 मेरा रिपीट कर रहा है। तो ये मेरा हो गया T1, ये हो गया मेरा T2। सो T1 ऑफ x इज इक्वल टू T2 ऑफ x हो गया है। तो T1 ऑफ y इज इक्वल टू T2 ऑफ y होना चाहिए। अगर होगा तो वो फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी एग्जिस्ट करेगी, अगर वो नहीं होगा तो फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अभी एग्जिस्ट कर रही है क्या, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सॉरी, सैम कैन नॉट डिटरमाइन रोल नंबर। सिमिलरली 3 और 3 अगर मेरा रिपीट कर रहा है तो राम और रिंकी हो गया है, ये भी मेरा क्या हो रहा है, डिटरमाइन नहीं कर रहा है। अब हम चेक करते हैं सेमेस्टर कैन डिटरमाइन ब्रांच और नॉट। तो 3 और 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ CSE और यहाँ पे क्या हो गया है, मैच हो गया। तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है? अब सपोज करो कि मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है? मैंने क्या चेंज किया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको CSE।
एक काम करते हैं, CSE IT में IT CSE, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, एक और काम करते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, 3 और 3 है, यहाँ पे है, इसको अगर मैं T1 मानूं, इसको मैं T2 मानूं, अगर ये मैच कर रहा है तो ये भी मेरा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, CSE CSE, ठीक है। फिर देखते हैं 5 5 मैच कर रहा है, तो इसको अगर मैं T1 मानूं, अब इसको हटा के मैं इसको अगर T1 मानूं, इसको मैं T2 मानूं, T1 T2 x वैल्यू पे एग्री कर रहा है, T1 T2 y वैल्यू पे भी एग्री कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि SAM can determine branch, ठीक है, semester can determine branch, but I cannot write semester can determine roll number and semester can determine name. ये दोनों मैं नहीं लिख सकता, semester cannot determine roll number, semester cannot determine name. क्यों? क्योंकि अगर ये 3 3 वैल्यू रिपीट कर देंगे, 1 और 5 हो जा रहा है, 3 3 रिपीट कर रहा है, तो 1 1 की हो जाएगा। सिमिलरली 5 5 के भी वैल्यूज अलग अलग है, क्लियर है? तो सेमेस्टर कैन ओनली डिटरमाइन ब्रांच, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वेदर ब्रांच इज एन कैंडिडेट की और नॉट। तो हमें फिर से क्या लिखना पड़ेगा, ब्रांच डिटरमाइंस रोल नंबर और नॉट, ब्रांच डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम और नॉट, एंड ब्रांच कैन डिटरमाइन सेमेस्टर और नॉट, ठीक है। अब हम ब्रांच की वैल्यूज से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए CSE CSE में रिपीट कर रहा है, तो यहाँ 1 and 5 है, तो ब्रांच कैन नॉट डिटरमाइन रोल नंबर। फिर CSE CSE रिपीट कर रहा है, तो ब्रांच एंट्री हो गया, तो ब्रांच कैन नॉट डिटरमाइन नेम आल्सो। अब हम चेक करते हैं कि ब्रांच डिटरमाइन सैम और नॉट। तो CSE CSE रिपीट कर रहा है, तो यहाँ 3 3 रिपीट कर रहा है, तो T1 of x इक्वल्स टू T2 of x, T1 of y इक्वल्स टू T2 of y। इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये मैच कर रहा है, लेकिन IT IT देखिए यहाँ मैच कर रहा है, IT IT में T1 T2 मैच कर रहा है, यहाँ 5 and 7 होता है, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं T1 मानूं, इसको अगर मैं T2 मानूं, तो T1 of x इक्वल्स टू T2 of x है, लेकिन T1 of y नॉट इक्वल्स टू T2 of y। तो ब्रांच कैन नॉट डिटरमाइन सेम। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि सिंगल एट्रीब्यूट पे हमारे पास कौन कौन सी कैंडिडेट की मिली। तो वो मिली मुझे रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब रोल नंबर और स्टूडेंट नेम अगर मुझे कैंडिडेट की मिल चुकी है, तो मैं कॉम्बिनेशन में इन दोनों कॉम्बिनेशन में ट्राई करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इन दोनों कॉम्बिनेशन मुझे की 100% मिलेगा, लेकिन वो कैंडिडेट की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है। मिनिमाइज फॉर्म तो मेरा रोल नंबर है, मिनिमाइज फॉर्म तो मेरा स्टूडेंट नेम है। अगर मैं दोनों के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन करूं, तो मुझे की मिलेगा ही मिलेगा। आप देख लीजिए, 1 राम, 2 श्याम, 3 मोहन, 4 गोपाल, 5 नहीं, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अब मैं रोल नंबर और स्टेम का कॉम्बिनेशन देखता हूँ, 1 3 2 5 3 7 4 5 5 3, एक भी रिपीट नहीं कर रहा है, एक भी रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब वो भी मेरा की होगा। फिर देखते हैं 1 CSE 2 IT 3 IT 4 IT 5 CSE, ये भी रिपीट नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली जब ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन तो रिपीट करेगा ही नहीं। क्लियर है? मतलब राम, सॉरी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर सैम, रोल नंबर ब्रांच कैन बी अ सुपर की, बट इट कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। व्हाई? बिकॉज मिनिमाइज फॉर्म में मेरे पास कैंडिडेट की मिल चुकी है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? सर बोर्ड विजिबल नहीं है सर। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ। देखिए फोटो में दिख रहा है।
चलिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा के और अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अब मैं देखिए रोल नंबर का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करूंगा, स्टूडेंट नेम का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करूंगा, मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बचा है वो सेमेस्टर का बचेगा। सेमेस्टर का रोल नंबर से ट्राई नहीं करूंगा मैं, सेमेस्टर का स्टूडेंट नेम से ट्राई नहीं करूंगा मैं, सेमेस्टर का मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांच से ट्राई करूंगा। स्टूडेंट नेम सॉरी सेमेस्टर एंड ब्रांच कैन डिटरमाइन रोल नंबर, सेमेस्टर ब्रांच कैन डिटरमाइन स्टूडेंट नेम। अगर अब मैं ये चेक कर रहा हूं, अगर ये दोनों के दोनों ट्रू निकल गए तो मैं तीसरी कैंडिडेट की लिख दूंगा, तीसरी कैंडिडेट की क्या होगी, सेमेस्टर एंड ब्रांच। क्लियर है? ये अगर आपको समझ दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूं। ये वैल्यूज थी हमारी 3, 5, फिर क्या था बता सकते हैं आप लोग, फोटो खींचा था मैंने, क्या वैल्यूज थी? सब ब्लर हो जा रहा है सर। 3, 5, 7, 5, 3 CSE, IT, and CSE। क्लियर है? हाँ, अब देखिए इन दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 3 CSE, 5 IT, 7 IT, 5 IT, 3 CSE। तो 3 CSE मेरा रिपीट कर रहा है, 5 IT भी रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है तो ये वैल्यूज भी मेरी रिपीट होनी चाहिए, जो रिपीट नहीं कर रही है, मतलब ये दोनों की दोनों फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी इसमें इंप्लाई नहीं है। सो वी हैव ओनली 2 कैंडिडेट कीज, फर्स्ट वन इज रोल नंबर, सेकंड वन इज स्टूडेंट नेम। ठीक है, बट ये जो कैंडिडेट कीज हमने निकाली है, ये कैंडिडेट कीज निकाली है, मतलब हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है कि रोल नंबर कैन डिटरमाइन स्टूडेंट नेम, roll number can determine SAM, roll number can determine branch। ये हमने किससे देख के लिखा है, टेबल से देख के लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे प्राइमरी की दी नहीं हुई है, मुझे कैंडिडेट की दी नहीं हुई है, मैं कैंडिडेट की निकालने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम सीइंग द टेबल के कंटेंट्स को देखकर, मतलब मैं इंस्टेंस को देख रहा हूँ। इंस्टेंस को देख रहा हूँ तो मैंने स्पेकुलेट किया कि ये 3 फंक्शन डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ये हो। क्यों? कोई गारंटी नहीं है कि ये हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के रोल नंबर 1 यहाँ पर एक वैल्यू आ जाए, सपोज दिनेश 5 CSE, तो रोल नंबर 1 मेरा यहाँ पर रिपीट हो गया, तो यहाँ पर देखिए कभी राम आ रहा है, कभी दिनेश आ रहा है, तो ये मेरी फॉल्स हो सकती है आगे चल के। लेकिन अभी जिस इंस्टेंस को देख के मैं लिख रहा हूँ वो ये 3 निकल रही है, जिससे मैं निकाल रहा हूँ मेरी कैंडिडेट हो सकती है, मतलब ये मेरी कैंडिडेट की है, ये इनमें से एक प्राइमरी की हो सकती है। ये मैंने क्या किया, अभी जनरेट किया है। क्लियर है? क्लियर है? तो अभी इन कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की होगी, जब वो डेटाबेस में क्रिएट किया होगा तो उसमें प्राइमरी की हो सकती है। क्लियर है? एक को मैं प्राइमरी की बना सकता हूं, अगर मैंने प्राइमरी की बना दिया तो डेफिनेटली उसमें डुप्लीकेट भी नहीं आएगा, उसमें नल वैल्यू भी नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? आज की क्लास खत्म करें यहाँ पर? यस सर। सर सर एक चीज कहना था सर, बोर्ड बार बार बीच में ब्लर होने के कारण बीच से कंटेंट सर मिस हो जाता है सर, समझ में आ रहा होता है, फिर ब्लर होने के बाद फिर गैप हो जाता है वहां पे बीच में। यस सर, लास्ट वाला पार्ट मतलब लास्ट का 10 मिनट वाला पार्ट ब्लर हो गया था पूरा सर। वीडियो बना के मतलब वीडियो पे अपलोड कर दूंगा ना वाला, देख लीजिएगा उसमें। तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या सर, ऑफलाइन लेक्चर करके यूट्यूब में अगर अपलोड कर देते तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व क्या? तो मैं ऑफलाइन भी डाल दूंगा, मैं ये भी डाल दूंगा, ऑफलाइन भी डाल दूंगा मैं।
क्लियर है? अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं स्लाइड भी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और ये टॉपिक हाथ से ही लिख के समझाया आसान है, स्लाइड बनाऊंगा तो उसमें फिर बहुत टफ पड़ जाएगा मेरे को समझाने में। कोशिश करूंगा मैं वो भी करके देखूंगा।